वो होता था, जब ज्यादा से ज्यादा बारिश होता था, वो बारिश भी उस घर के अंदर गिर जाता था। ऐसी जिंदगी। और जब वो बारिश घर के अंदर गिर जाता था, घुस जाता था, अपना वो चोला भी भीग जाता था, खाना पकाने में भी थोड़ा दिक्कत होता था। तो इस तरह से वो जिंदगी जीते आए आए आए, अपना बच्चा लोगों को पालते आए आए हैं। आज वो जमाना बदल गया है। आज वो गरीबी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, थोड़ा सरकार की तरफ से कुछ सुविधा भी मिल रहा है। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, हमारा दादा परदादा ने जिस तरह से जिए थे, उसी चीजों को मैं कविता के माध्यम से और उसी चीजों को जीवित रखने के लिए मैं कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं शेयर किया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। ये जो आप परदादाओं से क्या बोल रहे हैं वो हम बहुत खूब सुन रहे हैं. പട്ടിണിയുടെയും വിശപ്പിന്റെയും ശബ്ദമാണ് ആ കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വരികൾ തന്നെയാണ്. ആശയം, വികാരം എല്ലാം. ഭാഷ कुछ भी हो, ये हम हमारी दिल से ये पहचान जाते हैं. बहुत शुक्रिया. तो अब टोपो जी से आप बहुत हिंदी में लिखते हैं, आपके अपने ये जो कुडुख भाषा में और आपका एक्टिविज्म तो बहुत सिर्फ कविता से के माध्यम से नहीं है. आप फिल्मों के माध्यम से भी, नाटक से के माध्यम से आप जो बोल रहे थे, वो उसके बारे में कुछ बोलिए अभी. सबसे पहले तो मैं यह बताऊंगा कि जब लिखने की इच्छा हुई तो मुझे लगा कि मेरे अकेले लिखने से क्या होगा. तो जब ये सवाल आया तो और एक थी कि मैंने देखा कि हम अपने समाज का विकास कैसे कर सकते हैं, उसका ज्ञानात्मक विकास. तो मुझे लगा कि पेन, कोची, ब्रश, आर्ट और कैमरा, ये ऐसी हैं जो समाज में सामाजिक चेतना को जगा सकती हैं. इसलिए मैंने 92 में एक वर्कशॉप लगाया था, कलम, कोची और कैमरा से समाज का विकास, जिसमें 30 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था. जिसमें से मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, उसमें से करीब 10 लड़के नेशनल लेवल पर आगे आ गए और कुछ तो उसमें से इंटरनेशनल लेवल पर भी चले गए. तो लेकिन वो मैंने सिर्फ एक बार नहीं लगाया. जब चूँकि मैं नौकरी करता था तो जब तक मैं था तो हर महीने के तीसरे संडे को मैं वर्कशॉप लगाता था. और ऐसा मुझे 30 वर्कशॉप लगाने का मौका मिला. मैंने खुद फिल्म एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कोर्स पूना FTII से किया है. और अभी जैसे कुछ लड़के लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि वो मेरे ने कहे हुए, लेकिन उनके अंदर भी अपनी आग रही होगी, इसलिए वो लोग आगे बढ़े हैं. और पूरे झारखंड में अभी खास करके ट्राइबल लिटरेचर को लेके एक अच्छी चेतना उभर रही है. और ख़ास करके जैसे आप इधर आया, केरल आया, या कभी गुजरात जाने का मौका मिला, या कभी नॉर्थ ईस्ट में, तो सभी जगह देख के अच्छा लगता है. और एक चीज़ है कि सभी जगह आदिवासी प्रकृति की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना. तो हमारा सवाल यही है कि भाई सभ्य समाज से कि आप क्यों उसको सिर्फ कंज्यूमर गुड्स समझते हैं, उसके जीवन का हिस्सा अंग क्यों नहीं समझते हैं. हम जो कर सकते हैं, हमें तो ये सिखाया गया थोड़ा सा दौरान बचपन में, जब हमने जंगल काटने गया, अगर पेड़ काटने गया, तो मेरे काका ने मुझे पहली बार बताया कि पेड़ को प्रणाम करो, है ना. दूसरी बात, जब हम लोग अगर बेर वगैरह और कुछ तोड़ते थे तो हमें बताया, या कोई फल जिसमें बहुत फल लगे हैं, तो बोले कि नहीं उतनी तोड़ो. हमारी भाषा बोलेंगे ओड़ा खा के हो बस अच्छा. मतलब सिर्फ ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, आप पशु पक्षियों का भी हिस्सा है यहाँ.
उनके लिए भी बचाओ। तो जो कम्युनिटी अपने साथ रह रहे जीव जंतुओं के बारे में भी सोचता होगा, वो कितना सेंसिटिव है, इसको हमारा सभ्य समाज कहीं पर नहीं समझ रहा है। तो आदिवासी साहित्य के माध्यम से ये अजीब बात है। तो मैं बोला कि 2001 में पहली बार जब नारायण जी के साथ हम लोग मिले थे एक जून साहित्य अकादमी में, और आज की तारीख हो रही है 28 मार्च 2025, तो बहुत परिवर्तन आया है, लोग समझ रहे हैं। अभी तो भोपाल गया था, तो भोपाल में तो मैडम भी गए थे, तो वहाँ भी लोग बोल आधे से अधिक तो गैर आदिवासी थे वहाँ, और वो दावा कर रहे थे कि नहीं, आदिवासी साहित्य को या आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी जीवन दर्शन, आदिवासी विश्व दृष्टि, ये सभी को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी अहमियत की व्याख्या वो कर रहे थे। वो हर सेक्टर में आर्कोलॉजी लेकर, चीज़ को लेके, सिनेमा को लेके, तो ठीक है ये शुरुआत है, लेकिन इसमें और गहराई से और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो। और यूनाइटेड नेशंस ने अभी देखिए कि 2022 से 32 तक इंडिजियस लैंग्वेज टिकट बना रहे हैं। तो उस आयोजन में केरल और केरल ने ये काम किया, तो भाई उनको मैं बधाई देता हूँ कि उसका भी इन लोगों ने ख्याल रखा। तो अच्छा, धन्यवाद। ये जो है हम आपके लिए सारी हमारे प्यारे घर की, हमारी मिट्टी, हवा, ठंडी हवाएं बची रहे, सबके लिए हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद। വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മഹത്തായ ആദിവാസി വേൾഡ് വ്യൂ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂയെ ഒരിക്കലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലൂടെ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കൃതികളിലൂടെയും. കുറെ നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പെൻ ബ്രഷ് ക്യാമറ എന്നുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്, 30ഓളം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പല ദേശങ്ങളിലായി നടത്തി എന്നുള്ളതും, അതിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും ഇന്ന് ലോകത്ത് പല മേഖലകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെന്നും we hope that you will be able to conduct this pen brush camera workshop in Kintads also. You know, it's something that we can all learn much from. आपके ये जो एक्टिविज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारी आशा है। अब हम वापस आपके साथ आएंगे एक कविता अंत में पढ़ने के लिए, लेकिन एक्टिविज्म की बात की तो आप मीना जी से ये पूछनी है, आप बहुत ज़्यादा जगह पर ये मैसेज आप लेके जाए हैं कि ये जो आदिवासी ये हिंदू रिलीजियस कोड है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने लिखे हैं, बोले हैं, तो हमें भी बताइए क्या है ये। വളരെ नन्ही मैम, आपने ये जो सवाल किया, ये सवाल पूछने का किसी भी मंच में दम नहीं है। किसी भी मंच ने ये सवाल नहीं पूछा, बल्कि पर्ची हमें थमा दी गई कि इस विषय पे बोलना ही नहीं है, हिंदू या आदिवासी विषय पे बोलना ही नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरा आदिवासी समाज अपनी पहचान से बेदखल किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 1871 से लेकर 1941 तक पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल रिलीजन, एनिमिस्ट और अबोरिजिनल के नाम से हर 10 वर्ष में वो एक अलग से कॉलम में दर्ज करते थे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो जो आदिवासियों का जो कॉलम था, ट्राइबल कॉलम था, उसको हटा दिया गया। और हमारे लिए जब ट्राइबल कॉलम या आदिवासी कॉलम नहीं है तो एक कॉलम भरना आवश्यक है। कोई भी तरह का फॉर्म हो, चाहे स्कूल में एडमिशन का हो, कॉलेज का हो, या नौकरी का हो, या जमीन जायदाद का हो, या किसी भी तरह का फॉर्म हो, तो आपके पास एक कॉलम आता है रिलीजन का। तो जब आपके पास कॉलम ही नहीं है तो क्या भरेंगे आप। आज हम ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। हम सब देश भर के आदिवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने आप को एसटीबी संविधान के अनुसार मानते हैं, अनुसूचित जनजाति में दर्ज है संविधान में।
और आदिवासी जैसे यूनेस्को ने आदिवासी वर्ष या विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया है, तो हम वो दिवस भी मनाते हैं। 30-32 साल हो चुके हैं उसको। संविधान लागू होने से पहले जयपाल सिंह मुंडा ने हम सब आदिवासियों की पहचान को स्थायी करने के लिए आदिवासी शब्द की डिमांड की थी और रखा भी था उन्होंने संविधान सभा में, संविधान के अंदर। लेकिन कुछ शरारती क्या चालबाज लोगों की वजह से वो आदिवासी शब्द वहां से हटाया गया, जिस तरीके से हमारा कोलम हटाया गया। तो हम सब आदिवासियों की मजबूरी हो गई धर्मों के प्रभाव में आने के कारण। धर्मों की फिर कॉलम तो आपको भरना है, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपकी वो कहीं पर भी कोई मान्यता नहीं होगी, कहीं भी दाखिला नहीं मिलेगा, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, शिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो जो हिंदू धर्म के पास है वो हिंदू बनने लगे, जो मुस्लिम के पास है वो मुस्लिम बनने लगे, कोई ईसाई के प्रभाव में आ गए तो वो ईसाई बनने लगे। तो आदिवासी हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है, और अपने आप को प्योर मानने वाले भी आदिवासी। लेकिन आदिवासियों की जो मूल पहचान है वो सिर्फ आदिवासियत की वजह से कि धरती के मूल मालिक या मूल मालिकों के बच्चे हैं। इंडिजीनियस लोग वो लोग हैं जो इंडिया की धरती के मूल वारिस है, यानी सबसे पहले से रहने वाले लोग हैं, सबसे आदिम समय से रहने वाले लोग हैं। ये मैं नहीं कह रही, आप विश्व का इतिहास खंगाल के देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहाँ पर है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, वो आपको दिल्ली से लेकर गुजरात तक मिलेगी, सबसे प्राचीन पर्वतमाला। तो इस बेल्ट में रहने वाले लोग कितने प्राचीन होंगे? भारत की जितनी भी पर्वतमालाएं सब अधिकतर प्राचीन है, लेकिन सबसे प्राचीन अरावली है। आप बस्तर में चले जाए, वहाँ गुफा शैल चित्र मिलेंगे, भीमबेटका में चले जाए गुफा शैल चित्र मिलेंगे, और राजस्थान के यहाँ भी है, इटखल में है गुफा चित्र। मतलब पहाड़ी एरियो में आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ सब जगह गुफा शैल चित्र मिलेंगे। और राजस्थान के अलवर में ददीसर नाम की जो जगह है, वहाँ 8 किलोमीटर जो पहाड़ी एरिया है, वो जो रेंज है, वहाँ पर गुफा शैल चित्र वैसे ही बने हुए हैं जो इंडस वैली में थे। आज से 5000 साल पहले वो इंडस वैली खत्म की गई, समाप्त की गई, तबाह की गई। 10,000 साल पहले वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली और सबसे धनी सभ्यता और संस्कृति का एक पूरे विश्व में माना हुआ एक मिसाल है, उसकी कायम है। और हम आदिवासी उसके मतलब वंशज या उसके मालिक माने जाते हैं। ये मैं नहीं करी, आचार्य मोतीरामन करुणाली कहते हैं, जो गौड़ समाज के सबसे बड़े साहित्यकार हैं। गौड़ समाज के सबसे बड़े साहित्यकार है। ये देखिए, ये शैल चित्र सर बता रहे, सर का हमने अटेंड किया था। ये वही शैल चित्र है मैडम जो इंडस वैली में दिखाई दिए, और यहाँ बस्तर में, भीमबेटका में, और राजस्थान के ददीसर में। और ये शैल चित्र हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके शरीर पर आज भी मौजूद है। तो हम, वो पढ़ी लिखी नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में नहीं गई है, किसी ऐसे सेमिनार या संगठन में नहीं गई है, लेकिन उनके शरीर पे फिर वो आकृतियां कहाँ से आई? वो जो गीत गाती है, वो जो ऑर्नामेंट्स पहनती है, वो जो ड्रेसअप है, जो वो खान पान है, वो आज भी वो उसमें थोड़ा तब्दीली हुई है, लेकिन आज भी वो मौजूद है। तो हम आदिवासी हैं, इंडिजीनियस है। और ये जो इंडिया भारत का नाम रखा गया, इंडिया मतलब इंडिजीनियस लोगों की धरती या आदिवासी लोगों का देश। और जो ये नामकरण की जो परंपरा चल रही है कि हर चीज का नाम बदला जा रहा है ताकि आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म किया जाए। पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, भारत में और भी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो शासन कर रहे हैं वो विदेश से आए थे, उनका कोई इतिहास नहीं है, और वो काल्पनिक इतिहास को जगह जगह स्थापित कर रहे हैं। और इसका उदाहरण मैंने आपके केरल में 2 जगह देखा है, एक तो शबरी वाला, दूसरा आपका जटायु वाला। आपको पौराणिक कहानियां आपके दिमाग में ठूसने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में काल्पनिक चीजों को स्थायी करने के लिए ये स्टेचू बनाए गए हैं। और वो आदिवासी एरिया आपको भी पता है, आप यहीं की रहने वाली है, जहाँ जटायु वाला स्टेचू बनाया गया है, लेकिन वहाँ किसी आदिवासी को रोजगार नहीं मिला, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने पता किया है। गुजरात में जाइए, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नाम से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू लगाया गया है, हजारों गांव वहाँ से बर्बाद किए गए हैं। हजारों गांवों को बर्बाद करके वो स्टेचू लगाया गया है आदिवासियों को। और आज वहाँ रिसोर्ट बन रहे हैं बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, धंधा करने के लिए, और आदिवासियों को बर्बाद किया।
सबसे बड़ी विडंबना देखिए, पूरे विश्व में डंका बजा दिया कि भारत देश की एक महिला राष्ट्रपति है, वो संथाली समाज की, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति है, भारत में आदिवासी है। लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं या प्रधानमंत्री तक है, वो यूएनओ में जाते हैं और कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, और है तो हम सब आदिवासी हैं। हम सब आदिवासी हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। आदिवासी का मतलब है जो आदिवासी माँ बाप से पैदा होता है। अनुसूचित जनजाति के रूप में कोई भी पैदा हो सकता है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की अनुशंसा से आप किसी को भी अनुसूचित या एसटी के रूप में दर्ज करके आप संविधान के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं, और किसी कारणवश उन प्रावधानों को आप हटा भी सकते हैं। जो नवीनतम ज्वलंत उदाहरण हमने मणिपुर में देख लिया। मैतेई समुदाय एसटी के रूप में नहीं है, लेकिन उसको एसटी का दर्जा देकर वो जो खेला गया वो बहुत खतरनाक है, ये आदिवासियों की अस्मिता के खिलाफ है। तो मैं मैडम इस मंच से, टिटार्स से, टीआरआई से और सभी आदिवासी समुदायों से और गैर आदिवासी समुदायों से एक अनुरोध करूंगी, एक प्रार्थना करूंगी कि हम सब आदिवासियों की पहचान के लिए ट्राइबल कॉलम की जो डिमांड है उसको पूर्ण करवाइए, ताकि हम आदिवासियों का अस्तित्व भी सुरक्षित रह सके। आदिवासी बचेंगे तो पूरा मानव जीवन बचेगा, क्योंकि आज भी जल, जंगल, जमीन, प्रकृति जहाँ बची हुई है, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं। बाकी महानगरों की जो जिंदगी है वो हम देख चुके हैं, वहाँ हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, स्वच्छ वातावरण भी नहीं है, रहने को भी नहीं है और सुख सुविधाएं भी नहीं है। अगर वो आ रही है तो वो आदिवासी प्रदेशों से आ रही है। कोरोना में जो ऑर्गेनिक फूड की जो हम डिमांड कर रहे थे, ऑर्गेनिक मेडिसिन की जो हम डिमांड कर रखे थे, वो सब आदिवासी एरिया से आ रही है मैडम। वो മഹാനഗരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദിവാസി ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യരാശിയും ഈ ഭൂമിയും തന്നെ നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ശ്രീ മീര മീനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ആദിവാസി അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമയം കുറവ് കാരണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംവദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവസാന വാക്കിനായിട്ട് നമ്മൾ मैडम इसीलिए पूरा देश का आदिवासी समुदाय मुझे अपने समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं और अपने संस्कृति और अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की जो पहचान की लड़ाई है उसमें अगुआ बनाकर मुझे बुलाता है, और मैं जाना अपना गौरवपूर्ण समझती हूँ और मैं उन सब में इन्वॉल्व होती हूँ, चाहे वो दिल्ली में हो या पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में हो। ये साहित्यिक सम्मेलन ही नहीं, मैं हर आदिवासी समाज के सामाजिक सम्मेलनों में भी उपस्थित रहती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। और आपकी आवाज़ सब जगह गूंज ले, यही आशा है हम सब की। और जस्ट टू कंक्लूड द सेशन, ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് हम टोपो जी से हम सबके लिए ये हमारे सीनियर मोस्ट कवि जो है वो बोलेंगे, क्योंकि हमें 12:30 बजे को ये समाप्त करने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बोलूँगा, जैसे कि विश्व में भारत को और नदियों को बचाने की कोशिश चल चुकी है। जैसे कि न्यूजीलैंड में वागानू नदी को, है ना, कानूनी इंसान का दर्जा दिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया में उलूरू पर्वत को वहाँ के आदिवासी ओरिजिनल कह रहे थे कि नहीं, ये हमारा देवस्थान है, इसमें आप लोग घूमने मत आइए, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगा दी है। अभी मैं ये मेरे पास एक मैगजीन के संपादकीय है, वो एक्चुअली जोग्राफी से रिलेटेड मैगजीन है उसकी, तो उसमें बताया जा रहा है ये एडिटोरियल में कि माउंट तारानाकी जो न्यूजीलैंड की है, वहाँ माओरी आदिवासी की डिमांड मान ली गई है और उसे अब माउंट मोंगा कहा जाएगा। तो इस तरह से अब धीरे धीरे हम जो क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ इसको आत्मघाती विकास जो कर रहे हैं, तो ये आदमखोर और धरतीखोर विकास क्यों, एक सवाल मैं प्राय करता हूँ कि ठीक है विकास कीजिए, हमें समझते नहीं है, लेकिन आप तो आदिवासियों से कभी पूछते नहीं कि आपका विकास कैसे करेगा, तो हमेशा थोप देते हैं। हमारा इतना कहते ठीक है भाई, आप विकास कीजिए, आपके पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन आप इस धरती को धरती रहने देंगे तब ना, प्रकृति को प्रकृति रहने देंगे तब ना आप विकास करेंगे, नहीं तो इसके लिए करेंगे। तो इसमें धरतीखोर, आदमखोर और इस मुनाफाखोर विकास जो है उससे मेहरबानी करके बचें और इसके लिए सोचें, हम सब बचें, सभी लोगों का जीवन सुखमय हो,
शुभकामनाएं सभी को। വ്യത്യസ്തമായ ഈ കവി സമ്മേളനം നമ്മൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത കിർട്ടാൽസിന് ഏറെ നന്ദി. ഭാരതത്തിന്റെ പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഈ കവികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വലിയ കയ്യടി നൽകാം. അവരുടെ ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേശത്തിന്റെയും ഈ നാടിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ശബ്ദം തന്നെ എന്ന് പറയാം. വികാസം നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, ഭൂമിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വികാസം എന്തിനു വേണ്ടി എന്നാണ് ഇവർ 4 പേരും ചോദിച്ച ചോദ്യം. അവരുടെ കവിതയിൽ അത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഗോത്ര സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സന്ദേശം തന്നെ അതാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കവി സമ്മേളനം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത 4 കവികൾക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. ആപ് സബ്കോ ബഹുത് ബഹുത് ധന്യവാദ്. താങ്ക് യു. മൂം കഥേ മൂളും കവിത എന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ ഔപചാരികമായി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.